नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा है, कुछ ही वक्त बचा है तो तमाम समीकरण बन रहे हैं। उन समीकरणों से कितना असर आगे विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, इस पर चर्चा भी हो रही है। तो इसमें बीएसपी की तरफ से जो दांव चला गया है, 2007 का जो टेस्टेड फॉर्मूला था, उसको जब अपनाने की बात मायावती की तरफ से कह दी गई है, तो सवाल यह है कि आखिर ब्राह्मण वोट बैंक इतना बड़ा क्यों है? क्यों इसके पीछे बीजेपी भाग रही है कि उसका जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसके साथ रहे? क्यों समाजवादी पार्टी उसके पीछे जाती है? क्या समीकरण बैठाने की कोशिश सपा की तरफ से होती है? बीएसपी को तो आपने देख ही लिया। तो इसको आज हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे अहम जानकारी, यूपी में जब कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो यूपी किसका है महा कवरेज शुरू हो चुकी है यूपी तक पर, जिसमें हम ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल खबरें तफसील से रिपोर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, उसकी डीप एनालिसिस भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इस सवाल का जवाब हम तलाश सके और सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। तो इसी कड़ी में जो ताज़ा समीकरण बन रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको आप 3 हिस्सों में रख सकते हैं। इसको ऐसे रख सकते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक क्यों जरूरी है, इतिहास क्या रहा है, जब जब ब्राह्मण जिस दल की तरफ गए उसने कैसे कामयाबी हासिल की। दूसरा, आप इसे ऐसे रख सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि किस दल की क्या तैयारी है, किस दल को कैसे ब्राह्मणों ने स्वीकारा और नकारा। और तीसरी अहम बात कि अगर बीजेपी की तरफ से ब्राह्मणों की नाराजगी की बात बार बार दोहराई जाती, जैसा कि बीएसपी सुप्रीमो ने भी आरोप लगाया, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके जरिए इन 4-4.5 सालों में ये बात कही जाने लगी, जबकि एक अप्रत्याशित जीत जो बीजेपी को मिली थी 2017 में, वो ब्राह्मणों की वजह से ही मिली थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक जरूरी क्यों है, क्यों इतना ज्यादा फोकस ब्राह्मणों पर हो रहा है। दरअसल अगर आप पूरे वोट बैंक को देखेंगे यूपी के, तो 13 से 14% वोट बैंक ब्राह्मणों का माना जाता है। खासतौर पर कुछ जिलों को अगर देखेंगे तो वहां पर 20% तक ब्राह्मण वोट बैंक अपना असर डालते हैं। और अगर कानपुर की बात करें और उससे होते हुए आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे, जिसमें आप वाराणसी भी चले जाइए, चंदौली भी चले जाइए और जौनपुर चले जाइए, तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर करीब 15% ब्राह्मण वोट बैंक माना जाता है। तो यानी पूर्वांचल को साधने के लिए केवल ओबीसी वोट बैंक से काम नहीं चलने वाला है, वहां पर ब्राह्मणों को भी खुश करना बेहद जरूरी है। तो इसी को देखते हुए बखूबी तमाम दल अपनी अपनी गणित सेट करने पर लगे हुए हैं। बीएसपी का तो आपने फॉर्मूला देख ही लिया, हमने आपको विस्तार से बताया था कि 2007 में कैसे कमाल किया था बीएसपी ने, कैसे 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे और एक अप्रत्याशित जीत बीएसपी को मिली थी। पूर्ण बहुमत की सरकार करीब 16 साल बाद बनी थी। लेकिन उसके आगे और पीछे को समझिए। समाजवादी पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है, कभी जनेश्वर मिश्र के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ा वोट बैंक ब्राह्मणों का आया था। अब एक बार फिर से उसी को लाने की कोशिश की जा रही है और उसकी शुरुआत आपने पिछले साल ही देख ली थी। पिछले साल अगस्त में, यानी कि तकरीबन 1 साल का वक्त हो रहा है, जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था। उसी समय समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का तमगा देते हुए, आरोप लगाते हुए अनाउंसमेंट कर दिया था कि परशुराम की मूर्ति हर जिले में स्थापित करवाएगी समाजवादी पार्टी और लखनऊ में तो एक विशालकाय प्रतिमा होगी। उसके कुछ ही घंटे बाद बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से भी ऐलान कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बीएसपी सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, परशुराम जी की मूर्ति हम जब सत्ता में आएंगे तो हम लगवाएंगे। और 2 कदम आगे बढ़कर बीएसपी कह देती है कि अस्पतालों और कई सारी जो ऐसी धरोहरें हैं उनका नाम भी बदला जाएगा, रखा जाएगा परशुराम जी के नाम पर। तो ये ब्राह्मण कार्ड वहीं से सपा और बसपा ने चलना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि किसके पास क्या है, क्या वाकई में ये सिर्फ कोशिश हो रही लुभाने की या कुछ हाथ में है, मुट्ठी में है। तो इसके लिए इतिहास पहले देखिए। इतिहास जब हम देखते हैं यूपी की सियासत का, तो 90 के दशक की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तब क्षत्रप दल नहीं थे, यानी ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इनका बहुत ज्यादा वजूद नहीं था। उस समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही फाइट मानी जाती थी। तो उस समय एक तरफा ब्राह्मण वोट जो थे वो बीजेपी की तरफ थे, उसके बाद जो बचता था वो कांग्रेस की तरफ आता था। लेकिन 2002 का विधानसभा चुनाव, वहां से तस्वीर बदल जाती है। ब्राह्मणों ने बीजेपी को भी आजमाया, कांग्रेसियों को भी आजमाया और उसके बाद एक बड़ा सा वैक्यूम उनको लगने लगा कि शायद जो वो करना चाहते थे, जो डिजर्व करते थे, वो उनको नहीं मिला। तो जनेश्वर मिश्र का नाम लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया। नतीजा ये हुआ कि 2002 में बड़ा वोट बैंक चला गया समाजवादी पार्टी के साथ। 2007 में फिर वही स्थिति आई,
2006 से ही बल्कि हम कहें कि वहां पर भी जब ब्राह्मण वोट बैंक गया तो उसको लगा कि हाथ खाली ही है, कुछ मिल ही नहीं रहा, वहां से भी खिन्नता हो गई। अब जब खिन्नता हो गई बीजेपी से, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, तब बीएसपी सुप्रीमो ने एक बड़ी चाल चली थी और नारा दे दिया था ब्राह्मणों को साथ जोड़ने के लिए। तो वो एक जो वैक्यूम था उसको फिल करने के लिए बीएसपी की तरफ ब्राह्मणों ने रुख कर लिया था, लेकिन ये 2007 के बाद आगे नहीं हो सका। बीजेपी फिर से उसी एक्शन मोड में आती है ब्राह्मणों को पाने के लिए। अब जरा सा ये विधानसभा के बाद आप लोकसभा की तस्वीर भी देख लीजिए, क्योंकि लोकसभा के लिहाज से भी यूपी का जो वोट बैंक है बहुत खास हो जाता है। 2009 का चुनाव आपको याद होगा। 2009 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस को जीत तो मिली थी, केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस हुई थी अपने सहयोगियों के साथ, लेकिन अगर यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक की हम बात करते हैं तो महज 31% ब्राह्मण वोट मिला था कांग्रेस को। वहीं अगर उसके साथ बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी को 53% ब्राह्मण वोट मिला था। अगला जब चुनाव आता है 2014 का, जो एक बड़ा इतिहास बना जाता है, उसमें देखिए कि कैसे कांग्रेस के पाले में जो ब्राह्मण वोट थे वो एकदम से खिसक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। 31 से 11% वो संख्या हो जाती है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी का ये वोट बैंक और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 53 से 72% तक हो जाता है। तब ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने एक बार फिर से 90 के दशक की तरह बीजेपी पर अंधा विश्वास कर लिया है, पूर्ण विश्वास हासिल कर लिया है बीजेपी ने। और 2017 में भी वो तस्वीर देखने को मिलती है जब 56 ब्राह्मण उम्मीदवार जीत कर आते हैं और उसमें 44 उम्मीदवार ब्राह्मण होते हैं बीजेपी के। अब यहां से देखिए चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा चल रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी ने ब्राह्मणों के बीच में पैठ बना ली है, एक बार फिर से ब्राह्मणों की पार्टी हो गई है। और न केवल ब्राह्मणों की बल्कि जो सोशल इंजीनियरिंग की एक फॉर्मूला दिया गया था बीएसपी की तरफ से, बीजेपी ने उसको अपना करके सबको अपने साथ मिला लिया है। लेकिन नाराजगी शुरू होती है जब योगी मंत्रिमंडल बनता है। तो 8 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल तो कर लिया जाता है, लेकिन जब हम एक अहम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सिर्फ 2 चेहरे नजर आते हैं, एक दिनेश शर्मा और एक श्रीकांत शर्मा। उसके अलावा किसी और ब्राह्मण चेहरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। कहते हैं कि यहीं से ये नाराजगी का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि 18 क्षत्रिय विधायकों को भी शामिल किया जाता है, उनमें से कई चेहरों को बहुत अहम जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। नाराजगी कही जाती है कि यहीं से शुरू हो जाती है। फिर एनकाउंटर वाला मामला उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से। ये कहा जाता है कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ समुदायों को, कुछ जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसको हवा मिलती है विकास दुबे एनकाउंटर से। बाकायदा चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, ये मुखर होकर के सीधे सीधे योगी सरकार को करार देते हैं ब्राह्मण विरोधी। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई योगी सरकार में, उसमें ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दी गई, उन अधिकारियों को साइड किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि SC/ST एक्ट के तहत जितने मामले दर्ज हुए हैं वो योगी सरकार में ब्राह्मणों के खिलाफ सबसे ज्यादा दर्ज हुए हैं। तो ये नाराजगी की बात निकल कर आई और हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए काफ़ी कोशिशें बीजेपी की तरफ से हाल फिलहाल में की गई हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने जिस तरह की कोशिशें की, उससे ज़्यादा कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल किया जाता है, ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है कि ब्राह्मण नाराज नहीं है, हमारे साथ एक बड़ा वोट बैंक ब्राह्मणों का है, क्योंकि जितिन प्रसाद ही सबसे मुखर होकर बोल रहे थे योगी सरकार के खिलाफ। इन सब के बीच में अजय मिश्रा जो एक बहुत महत्वपूर्ण सांसद बन जाते हैं उसी बेल्ट से जहां से जितिन आते हैं, उनको अहम जिम्मेदारी कैबिनेट में दे दी जाती है। अभी जो एक्सपेंशन हुआ था मोदी का मंत्रिमंडल का, उसमें अहम जिम्मेदारी दी जाती है, उनको अमित शाह के साथ अटैच कर दिया जाता है, गृह राज्य मंत्री बना दिया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें कही जाती हैं ब्राह्मणों के सम्मान के लिए। दिनेश शर्मा से भी जब हमने बात की थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, एक सोशल मीडिया पर बनाया गया विपक्षियों का, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि ब्राह्मण वोट बैंक कितना ज़रूरी रहा, किस किस समय पर किसके किसके साथ रहा, वो हमने आपको समझाया, नाराज़गी कहाँ से आई। लेकिन अब कुल मिलाकर ये है कि 2007 या उसके पहले या 2017, इन सब के बीच में ब्राह्मणों का जो मूड था, जो एक लय थी, जिसके साथ गए वो जीत गया, जिसके साथ नहीं गए वो हार गया, क्या वाकई में वो एक बार फिर से 2022 के चुनाव में दिखाई देगा? किसका साथ देंगे ब्राह्मण? ये सवाल सबसे अहम है और इसका जवाब तलाशने की हम कोशिश भी करेंगे, एक्सपर्ट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सारी पक्की खबरें और खबरों की खबरें और विस्तार से एनालिसिस हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक।